नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव के बाद कई राजनीतिक परिस्थितियां बदली बदली दिखाई दे रही हैं। देखिए, आपको मालूम है कि कई पार्टियां मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कई पार्टियों में अब दरार दिखनी भी शुरू हो गई है। आपको मालूम है कि बीते दिन बीजेपी की बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक से कई तरह की खबरें भी अब सामने आई हैं। क्या कुछ उस बैठक से निकल के आया है, आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद आपको भी। जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, क्या कुछ खबर निकल के आ रही है बैठक से? देखिए, ये वो लोकसभा के चुनाव अपनी पृष्ठभूमि में बात बताई कि अभी जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक हुआ है। 2014 का चुनाव और 2019 के चुनाव में तो बीजेपी का डंका बजा था। अकेले ही बहुमत मिला था, लोकसभा में मिलता रहा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने जरूर, लेकिन पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये सांगठनिक कमजोरी इसको कहेंगे, या जहाँ जहाँ सत्ता में पार्टी थी वहाँ की स्थिति अनुकूल नहीं है जनता की अपेक्षा, तभी तो पार्टी की स्थिति देखने को मिली है। उसमें जहाँ से प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रदेश से, यूपी से, वहाँ तो बड़ी क्षति हुई। बिहार की जो आपने चर्चा की कल, बिहार भाजपा की विस्तारित बैठक थी कार्य समिति की। उसमें न सिर्फ कार्य समिति के सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, इस तरह से बैठक हुई थी। अब है कि बीजेपी के सामने संगठन को मजबूती देनी है, सक्रिय बनाना है, और ये संगठन का चुनाव का भी साल है। ये चुनाव के कारण ही, लोकसभा चुनाव के कारण बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव टलता रहा। अब वो आप विस्तारित अवधि के बाद भी जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए, अभी कार्यकारी व्यवस्था के तहत बने हैं। तो एक तो संगठनात्मक चुनाव होना है, अब फिर 3 राज्यों में असेंबली चुनाव होने जा रहा है। तो अब लगता है कि अब शायद इस चुनाव के बाद ही संगठन का चुनाव होगा, लेकिन संगठन वाली पार्टी है भाजपा, और लोकसभा के चुनाव में जो अनुभव हुआ है कहीं ना कहीं, अब वो तो बूथ लेवल तक की कमिटियां हैं। क्या हुआ बिहार में, तो 17 सीट के लिए बीजेपी लड़ी, 5 सीट बीजेपी को भी गंवानी पड़ी, 4 सीट उसी तरह से जदयू को भी गंवानी पड़ी। और कुल मिला जुलाकर अब स्थिति रही कि बिहार में 25% सीटें घट गई, 10 सीटों का नुकसान हो गया। बड़ा नुकसान होता है, नुकसान हो गया। तो कल जो विस्तारित बैठक, न सिर्फ बिहार में, इसी तरह की बैठक हर प्रदेश में बीजेपी की हो रही है, और उसमें केंद्रीय नेता, हर किसी न कोई केंद्रीय नेता जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई नहीं पहुंचा। नहीं, यहाँ राजनाथ सिंह को आना था जी। पहले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रोग्राम बिहार के लिए शेड्यूल था, अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आए। फिर भी बैठक हुई। देखिए, बैठक में कोई एक नेता नहीं आए तो चीफ गेस्ट नहीं आए जी। लेकिन और सारे गेस्ट तो थे ही। विनोद तावरे राष्ट्रीय महासचिव हैं, बिहार के प्रभारी हैं, और सभी सांसद, विधायक सभी थे। कुछ केंद्रीय नेता नहीं भी आए। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि अंदर में और क्या कुछ हुआ है। देखिए, अंदर में कुल मिला जुलाकर पहले तो सभी नेताओं ने भाषण पिलाया। ठीक है। और भाषण में जो होता है कि संगठन को मजबूती देनी है, कार्यकर्ता ही उसकी रीढ़ है, आप लोगों का उत्साह बढ़ाया। जो भी चुनाव में हुआ उससे हमको हार के बैठ नहीं जाना है, फिर जोश खरोश से लड़ना है, और फिर सभी सीट, मतलब वो तो अभी आपने देखा कि बिहार असेंबली का चुनाव होना है तो 200 सीट का टारगेट हो गया है। जैसे लोकसभा के चुनाव में 400 सीट था ना, तो 243 में 200 सीट का अभी हो गया है कि 200 सीट जीतना है। अब वो सीट पर जीत कैसे होगी, यहाँ तो अब गठबंधन भी है, ये बीजेपी ने एक लक्ष्य रख दिया है। तो अभी तो मेंबर्स बनाने हैं, उसमें ये अभी उसका डेट अनाउंस होगा कि वो मेमोरी का जो अभियान चलेगा, उसमें इस बार है कि बिहार में बीजेपी के लगभग 1.25 लाख उसके क्रियाशील सदस्य हैं, उसकी संख्या बढ़ानी है। और बीजेपी तो कहते हैं कि मेमोरी के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे अधिक मेंबर वाली पार्टी कहते हैं कि यहाँ ऑनलाइन बनता है, तो 10 करोड़ मेंबरशिप है, ऐसा मानते हैं। तो बिहार में 1.25 लाख क्रियाशील सदस्य हैं,
और क्रियाशील सदस्य बनाने का नियम है कि उसमें 200 रुपया मेमोरी फी लगती है। ठीक है। तो अब उसी के लिए कार्य योजना बननी है कि इसको बढ़ाना है। वर्चुअली जो क्रियाशील सदस्य हैं वो माना जाता है कि ज़्यादा डिवोटीज हैं। इन सब कारणों से बैठक को कैसे संगठन को मजबूती जाए, इसके लिए बैठक थी। लेकिन हमने देखा अरुण जी कि बीते दिन वाली बैठक से गायब रहे कई सारे नेता। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन-कौन गायब रहा? अब देखिए केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह इस बैठक नहीं में पहुंचे? इसके बाद फिर अश्विनी चौबे और नहीं सुनील पासवान ने तो सच पूछे जी। वो तो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही कुछ बोल दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस बैठक से उनकी अनुपस्थिति भी देखने को मिली, वो नहीं आए। और बाकी तो सभी नेता थे ही लगभग। और वो नित्यानंद राय भी थे। रमा देवी भी नहीं थी। हाँ, रमा देवी तो अब बेटिकट जी, हो जी, गई हैं, जी, तो जी। कितना अब ताकत, तो नाराज हो गई हैं। संगठन में कितनी ताकत लगाई, रूठ गई हैं। अब आपने उनको जी। कई टर्म एमपी रही, आप उनको डिनाई कर दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए कुछ तो कारण भी आप यहाँ उनको एब्सेंट मार्क कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट क्या है ये भी देखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या है ये भी देखना पड़ेगा। वो अब जैसे अश्विनी चौबे बेटिकट हो गए, जी, जी, जी। संजय पासवान जी काउंसिल में मेंबर थे, उनको आपने अवसर नहीं दिया। तो कुछ के अपने अपने कारण हैं, लेकिन हाँ इन लोगों की अनुपस्थिति रही। और संगठन वाली पार्टी है, उसकी गिनती होती है जो आपने चर्चा की। खैर भाषण हुआ। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि कई नेता इस बैठक से गायब दिखे। अरुण जी, बीजेपी में सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? क्योंकि कई तरह की खबरें भी आ रही बीजेपी हैं। में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये कोई कहना मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब नहीं होगा ये कहना, मतलब आप कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? नहीं, देखिए अभी तो यूपी जहाँ से प्रधानमंत्री हैं, सबसे अधिक 80 लोकसभा सीट वाले भी है। अभी पिछले दिनों बैठक हुई, वहाँ जेपी नड्डा साहब गए थे और उस बैठक में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन, 10 सीटों के लिए उपचुनाव होना है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ केशव प्रसाद मौर्य, उनका कुछ और संबोधन। बिल्कुल, वो कहाँ चले गए थे? नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया कि देखिए संगठन आप तो कई लोकसभा चुनाव के बाद वो कैबिनेट की बैठकों में भी नहीं जा रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो कह दिया उन्होंने कि नहीं संगठन बड़ा होता है सरकार से। अब वहाँ तो अभी चीफ संगठन बड़ा होता है हाँ, सरकार से। और वहाँ सरकार में जहाँ जोगी है कह रहे हैं कि इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। देखिए दोनों में इस हद तक का आपस का खींचतान है कि दिल्ली बुलावा हुआ। दिल्ली बुलावा और दिल्ली गए, जाके केशव प्रसाद मौर्य मिले वहाँ अमित शाह जी से, तो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भी बुलाए गए। वो प्रधानमंत्री से भेंट हुई, वहाँ तो सुना जो चर्चा थी कि उन्होंने वहाँ जो पार्टी की हार हुई तो उसकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी लेते उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। ये कहा गया है कि उनको अभी देखिए बिहार में भी, अब बिहार में जो यानी कि यूपी वाला हाल जो है, यूपी वाली जो तस्वीर है वो बिहार में भी दिख रही है। वहाँ उस हद तक अभी सतह पर बात नहीं आई है, नहीं आई है, अंदर अंदर। हाँ, अंदर पार्टी में गुटबाजी है, है बिहार बीजेपी में। बिल्कुल पार्टी में गुटबाजी है। और तब जबकि अब जिस समय बने थे सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, उसमें पार्टी सत्ता में नहीं ना थी, तब तो नीतीश कुमार के खिलाफ करना था। अब सत्ता में साथ हो गए नीतीश कुमार के साथ ही। अब तो डिप्टी सीएम है। पगड़ी बांधी थी उन्होंने, आपको याद होगा खुल गई क्यों पगड़ी बांधी थी उन्होंने? प्रण लिया था। हाँ, अब वो प्रण भी कहिए तोड़ना ना पड़ा। अब जिनको हटा रहे थे उनके साथ डिप्टी सीएम हो गए। कुल मिला जुला करके उस समय की परिस्थिति, अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं डिप्टी सीएम भी है। और बीजेपी में है कि कोई एक व्यक्ति एक पद, तो देर से मेरे यहाँ एक संगठन में वो फेरबदल भी अवश्यंभावी है। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार बीजेपी के संगठन में भी फेरबदल किया जा सकता है? क्या एकदम अवश्यंभावी मैं कह रहा हूँ, यानी कि होगा ही होगा, होना है, बिल्कुल होना है। अब हो कि देखिए यहाँ तो अभी चुनाव नहीं है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है। तो बीजेपी की अब चिंता है कि जिन राज्यों में अब तो बीजेपी को वहाँ झारखंड में सत्ता में अब फिर से लौटने के लिए जीत का ध्वज कैसे लहराए, ये एक बड़ी चुनौती है। अब उधर अब देखिए नीतीश जी भी वहाँ अपना झंडा पताका शुरू कर दिए हैं। सरजू राय जी यहाँ से मुलाकात हुई, बजाबते ट्विटर पर तस्वीर भी पोस्ट दोनों को एक दूसरे की तलाश थी। सरजू राय को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था
और नीतीश जी को भी वहाँ कोई चेहरा चाहिए था। वो बनाए थे खीरू महतो राज्यसभा का जी, मेंबर, याद है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पार्टी का हाल जो भी जदयू का है ना, अब वहाँ कह दिया, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं संजय झा जी। कि भाई हम लोग वहाँ अपना थोड़ा जाल जंजाल बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ेगा, व्यक्ति चाहिए था। तो कुल मिला जुला कर आने वाला जो दिन है, बीजेपी को बहुत जगह समझौता करना पड़ेगा। समझौता करना पड़ेगा। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपने समझौता की तो बात कर दी है अरुण जी, लेकिन आपने भी अभी जिक्र किया कि बीते दिन बीजेपी की जो बैठक हुई थी उसमें एक बड़ा टारगेट दे दिया गया है, बड़ा टारगेट फिक्स कर लिया गया है। ये टारगेट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए, यानी कि अब की बार बिहार विधानसभा में एनडीए 200 पार। लग रहा है आपको कि 200 पार का टारगेट मुकम्मल हो जाएगा, ये 400 की तरह फिसड्डी हो जाएगा? देखिए, अभी फिसड्डी हो जाएगा ये भी हाँ। अभी नहीं कहेंगे। अच्छा। आप पार हो जाएगा, ये भी नहीं कहिएगा? बहुत राह कठिन है। देखिए, दिल्ली दूर है? दिल्ली दूर नहीं, अब तो पटना न दूर हो जाएगा। हाँ, जी। देखिए, यहाँ स्थिति है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर फिर चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि बीजेपी को अनाउंस करना पड़ा कि नहीं, 2025 का चुनाव भी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब नीतीश जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ना है, तो एक उसका भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो बड़ा स्ट्रांग रहेगा, इसको आप इनकार मत कीजिए। जैसे एमपीज को इस बार विधान लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, उसमें एक सबसे बड़ा कारण रहा कि अकेले ही प्रधानमंत्री ने तो पूरे देश भर में सहयोगी दल के लिए भी किया, बाकी संगठन में लोग उन्हीं के बूते थे। तो बिहार में भी बहुत जगह पर एक तो आप जानिए कि जो शासन का जो सुशासन का सिर्फ नारा न है, आज प्रखंड लेवल पर थाना स्तर पर जिस ढंग का करप्शन है, आम लोग परेशान हैं, चाहे राशन कार्ड के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, इतनी सारी देखिए सरकार में ये सब चीज़ें। देखिए, जब असेंबली का चुनाव होगा तो बहुत सारा फैक्टर्स होगा, किसान भी दुखी हैं, बहुत लोकल फैक्टर्स हाँ, और इतना नहीं, लालू प्रसाद तो बैठे रहेंगे नहीं, और एक नया प्लेयर भी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी। और आप देख लीजिए ना, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जो राजनीति 3 दशक की थी, कभी अकेले सभी सीट के लिए नहीं लड़े थे। और प्रशांत किशोर ने सभी 243 सीट पर अकेले अपने दम खम पर पूरी ताकत से लड़ने की ठान रखी है, और सब जगह वो 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होना है। तब तो तीसरा एक कहिए कि 2020 के चुनाव में जैसे एक चिराग थे, तब तो एक नया चिराग फिर 2025 के चुनाव में, यानी कि प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं चिराग पासवान पार्ट 2। और देखिए पार्ट 2 आप कहते हैं, वो देखिए ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से राजनीतिक मुक्ति का उनका अभियान है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह से हाँ, जो जिस तरह से वो निशाने पर है, नीतीश कुमार भी उसी तरह से है, तेजस्वी भी उसी तरह से है, बीजेपी तो कुल मिलाजुल कर अब ये प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे। पहले तो जो सत्ता में है उसी का ना खेल बिगड़ेगा, और जो सत्ता में आने को आतुर है उसका भी खेल बिगड़ेगा, यदि कामयाब रहे। देखिए, सीटें कितनी जीत होंगी प्रशांत किशोर की एक अलग विषय है। अब वो आपने देखा कि चिराग तो एक ही सीट जीते, लेकिन खेल बिगाड़ दिया ना, 40 से अधिक सीट पर, उसमें बीजेपी का और जदयू तो ही निशाने ही पर था। तो कुल मिला जुलाकर आज जो राजनीतिक परिस्थिति में मैं मानता हूँ कि बिहार में भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। कल जो बैठक हुई है उसमें एक तो संगठन को मजबूती देना और एकता जो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 4 जगहों पर उपचुनाव भी होना है बिहार में, क्या उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई? नहीं, ये बैठक उसके लिए थी नहीं, वो बैठक इतना लार्जर मीटिंग थोड़े होगी। ये देखिए, संगठन को मजबूती देने के लिए ये संगठन की विस्तारित बैठक थी। अब वो 4 सीट का चुनाव है, 1 सीट उसमें एनडीए का है, जो जितना मांझी वाली सीट है इमामगंज, बाकी तो 3 सीट है महागठबंधन की ना, एक सुधाकर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई, एक सुरेंद्र यादव के, और उसमें 3 जगह परिवारवाद के झंडा कहीं फहराएगा, कैंडिडेट होंगे परिवारवाद वाले, एक जगह वहाँ कोई कार्यकर्ता माले का जो कोई किसी को अवसर मिले। चलिए, वो चर्चा तो बाद में जब ये लोग बैठेंगे। अभी कल की बैठक में बड़ा लक्ष्य है कि भाई अब देखिए, अब की बार 200 पार, अब उस लक्ष्य को भेजना, उसका पूरा करना, पूरी मैं मानता हूँ कि राह कठिन है, चुनौतियाँ बड़ी हैं, और नीतीश जी को अब वो 2005 से 10 वाला दौर, 10 से 15 वाला दौर, और फिर 24 वाला दौर, अभी तो जो हालत मैं देख रहा हूँ
चुनौतियां रोज बढ़ रही हैं। चुनौतियां रोज बढ़ रही हैं। एक आखिरी सवाल है अरुण जी मेरा आपसे, आपको क्या लगता है बीजेपी में आपने भी कहा कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो 2025 में बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर इन चीजों को दुरुस्त नहीं किया गया वक्त रहते तो। देखिए, ये संजोग था कि जदयू से भी बड़ी पार्टी और एक सीट नहीं था, बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी उभरी थी, तो उन सीटों पर रिटेन करना चुनौती तो है ही। चुनौती है। देखिए, जदयू और बीजेपी वो भी तब जब बीजेपी में सब ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। देखिए, तो बीजेपी और जदयू ने मिलकर ना जी, चुनाव लड़ा था। जनादेश तो इन दोनों के पक्ष में आया था। बीच में जो हुआ सो आपने देखा कि जदयू ने, नीतीश जी ने राह बदल ली, फिर पुरानी राह पकड़ ली, उसके बाद फिर राह बदल ली, अब फिर आ गए हैं साथ हैं, कहते हैं कि अब हम नहीं बदलेंगे, अब नहीं बदलेंगे। 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। तो अभी तो उनकी खुद की विश्वसनीयता पर सवाल है। क्या क्या अभी मुद्दे उभरेंगे, रोज रोज नित्य कुछ, अभी लॉ एंड ऑर्डर का ही सवाल है। आज देखिए, इस पूरे जनवरी में सत्ता में आए नीतीश कुमार आज पहली बार कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग बैठक कर रहे हैं। पहली बैठक है, विभाग की बैठक होती रही। तो कुल मिला जुलाकर समय से पहले कुछ निश्चित रूप से खासकर अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अब बोली की गोली से अपराध नहीं रुकेगा। अपराध रोकने के लिए शक्ति चाहिए, पुलिसिंग चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये लैक दिख रहा है। और गृह मंत्री हैं नीतीश कुमार, आखिर क्या हो गया? 2005 से 10 के बीच में लोगों ने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया था, इवन कानून व्यवस्था के आप सुशासन बाबू हैं। और आप देख लीजिए ना, कल पुलिस हेडक्वार्टर से अपराध गिना रहे हैं कि 2001 से 24 तक का कि पहले की तुलना में अपराध आधा हो गया है दर। किसी जनता को गले उतर रहा है। भैया, पुलिस को ये बताना चाहिए कि अपराध तो हुए, देखिए अपराध मुक्त समाज नहीं होगा, लेकिन पुलिस का क्या एक्शन चाहिए, और एक्शन के बाद अपराधी को पकड़िए, उसको सजा दिलाइए। कहाँ ये आंकड़ा है? अभी तो पिछले दिन आपके पास ये आंकड़ा मिलता था कि हमने शराबबंदी लागू की तो 3.5 लाख 4 लाख केस किए, 3-3.5 लाख लोगों को जेल भेजे। क्या हुआ? आज शराब जो है कहीं दुकान में नहीं बिकती है, जहाँ चाहिए वहाँ मिलती है। आप जहाँ यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ भी शराब आ जाएगी। ये तो हालत बनी है। इसलिए आज एक उम्मीद फिर मैं करता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जो समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं, इसके कुछ सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन कल बीजेपी की जो बैठक हुई है, बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बात हुई है, सब लोग चिंतित हैं। किस बात को लेकर चिंतित हैं? कि भाई जो सरकार का काम काज है वो उससे हमारा ये बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। बेड़ा पार नहीं लगने वाला जो आपने बात कही, हाँ, तो 200 से पार होने के लिए तो अब सरकार के बीजेपी ही वाले कंफ्यूज हो गए हैं कि 25 में क्या कुछ होने तो जो बैठक से अभी लौट कर आए हैं वो लोग की बेड़ा पार लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर भी सस्पेंस के लिए सरकारी कामकाज में सुधार चाहिए, कार्यशैली सुधरे, लोग महसूस करें। देखिए, अब नीतीश जी का भी अब एक लंबा कालखंड हो गया है, तो लोग ये बदलाव की आकांक्षा नहीं बढ़े और उनकी उम्मीदों पर आप खड़ा उतरिए, तभी ये बेड़ा पार लगेगा। तभी लगेगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने। तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और आपको बताया है कि बीते दिन वाली बैठक में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है, उसको भी हमने इस वीडियो में आपके लिए डिकोड करने की कोशिश की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।